जी। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की संगत है। आज मैं शराब के जहरीली बुझ से दूर हूँ, तो एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं सेरेनिटी ग्रुप के सभी सदस्यों को ये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये साल में 2 बार ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, ताकि बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी हो कदमों के माध्यम से। सिर्फ जरूरी है, ये हमारे सेरेनिटी ग्रुप के सदस्य हमारे जानते हैं। और के टीचर मेरे हैं। आज का ये पहला दिन है चिल्ड्रन वर्कशॉप का, जो आज पहला स्टार्टिंग में फर्स्ट डे कर रहा हूँ। फर्स्ट डे और अल्कोहलिज्म के ऊपर मैं अपने अनुभव के बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में 2004 में आया था। 2004 में जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस, तो शराब की समस्या है, ये मैं मान था। शुरू में मेरे को ऐसा लग रहा था कि शराब नॉर्मली पीता हूँ, मेरी शराब की उतनी समस्या नहीं। हम पहला करना में मैं आके बैठा 7 दिसंबर 2004 को। और जब मैं कम्पिटी सुना तो भाई, मैं जो रहा वो मेरी हो सकती है। हेलो हेलो। हेलो। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही आ रही आ रही आ रही। तो ये शराब मेरी बंद हो सकती है, और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में निरंतर मैं आते रहा। लेकिन मैं आने की कारण था कि भाई मैं शराब नहीं पीऊंगा ए में आने के बाद। लेकिन रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन ये था कि मैं कभी होली को पीऊंगा, पोलियो को पीऊंगा, कभी दिवाली में पी लूंगा एक दिन, 2-4 महीने के बाद मैं पीते रहूंगा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस में एक सुनने की प्रक्रिया मेरी शुरू थी। मैं एक अनुभव सुन रहा था, एक व्यक्ति का अनुभव था कि भाई वो अपने लाइफ में 12 साल शराब पिया, उसका उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान वो ए में आने के बाद वो 2 साल के बाद शराब पिया, 1.5-2 साल के बाद। तो उसका नुकसान जो है बहुत ही भयंकर तरीके से हुआ। उसका दुकान जल गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई एक्सीडेंट में, वो पागलपन की अवस्था में पहुंच गया था, और वो सुसाइड करने की उसने ठान लिया था। और सुसाइड करने जा रहा था तो किसी ए मेंबर ने उसको बचाकर ए में लेकर आया, उसकी जान बच गई। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा सा याद किया कि यार, मैं भी तो इतना भयंकर शराबी हूँ। मैं भी अगर दारू पिया दोबारा तो मेरे साथ में भी यही हो सकता है। तो मैंने अपने पीने के जो दौर को है वो स्टॉप किया, और मेरा वो रिजर्वेशन था वहाँ कट हो गया। मैं दोबारा फिर कभी भी शराब की और मैं गया नहीं। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मैं निरंतर करने की वजह से बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी होती रही, जो शायद मैंने बाहर की दुनिया में नहीं सुना था। बाहर की दुनिया में मेरे को नहीं पता था इतना कि भाई ये शराब मैं क्यों पी रहा हूँ, शराब पीने की वजह क्या है, क्यों पहला घूंट मेरे को परेशानी में डालता है, पहला घूंट जाने के बाद क्यों मैं बार बार शराब पी रहा हूँ। ये एक शोध का कार्यक्रम जो बोला गया है, क्योंकि मेडिकल साइंस इसके सामने हतबल है। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज नहीं है कि भाई मेडिकल साइंस ने कोई इसकी दवा खोज के नहीं निकाला।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके सामने जीरो है कि वो इसका शोध नहीं कर पाया कि एक शराबी को शराब से दूर रखने के लिए कोई गोली बनाया जाए, कोई टॉनिक बनाया जाए, कोई इंजेक्शन बनाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी इलाज हमारे पूर्वज जो अल्कोहलिक एनोनिमस के हमारे को फाउंडर्स है, डॉक्टर साहब और बिल डब्ल्यू, इन्होंने इस संस्था का उगम किया 1935 में। लेकिन हमारे जो सबसे जो हमारे डॉक्टर ओपिनियन में जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया है ना, डॉक्टर सीलवर्थ ने जो हमें बताया कि भाई ये जो शराबी है, एक शराब की एलर्जी के माध्यम से वो शराब का सेवन बार बार करते रहता है। उसको बोला गया है कि भाई एक शराबी एक लालसा है, लालसा है जो मेरे को बार बार पीने के लिए मजबूर करती है। और दूसरा इसको बताया कि एक मन का जुनून, एक पागलपन है ना, वो परिणामों की कोई परवाह न किए बिना पहला घूंट पीने के लिए वो बेतहाशा उसकी इच्छा होती है। तो ये मेरे साथ में तो चालू था कि मन का जो जुनून है, जो पागलपन है, वो मेरे ऊपर बड़ा हावी था कि मैं तो जुनून जैसा ही मेरे ऊपर, मेरे को पता था मेरी बर्बादी हो रही है। मेरे को ये भी पता था कि भाई शराब मैं पीते रहूंगा तो एक दिन मर जाऊंगा साला मैं। लेकिन वो जुनून मुझे कभी इन चीजों की परवाह नहीं करने देता था कि क्या परिणाम होंगे, है ना, इसका कोई परवाह नहीं करने देता था। और हमारे डॉक्टर साहब ने सिल्वर साहब ने हमें बताया कि भाई ये शराबी को उसकी शारीरिक एलर्जी हो जाती है, शरीर को उसकी एलर्जी हो जाती है। 1956 में इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अपने इसमें लिया है कि भाई ये मेडिकल साइंस को ये पढ़ाया जाए कि देखो कितने बड़े लेवल पर इनका नाम देने का बहुत कुछ पेशकश किया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि नहीं यार मेरा नाम मत दीजिए। लेकिन फिर भी इनका नाम बाद में डालने में आया कि ये जो चीजें हैं कि हम उनको शराबी लोग हमको गुरु मानते हैं कि भाई ये वाकई में ये बहुत बड़ा चमत्कार उन्होंने हमारे लिए करवाया कि हम अगर अपने आप को थोड़ा खोजते हैं, थोड़ा समझते हैं कि वाकई में ये शारीरिक एलर्जी मेरे जैसे शराबी को हुई है क्या। तो मेरे अनुभव है, मेरे अपने अनुभव से ही मैं इस बीमारी का एक लेखा जोखा अपने आप में ढाल सकता हूँ, है ना, कि वाकई में ये लत है या ये एक बीमारी है या मेरे को शारीरिक एलर्जी हो चुकी है या मन का जुनून ये सही बात बोल रहे हैं क्या। तो मेरी शारीरिक एलर्जी मेरे को मालूम है कि भाई मैं रात को 12-12 1-1 बजे घर में पहुंचने वाला व्यक्ति था और मैं अपने आप को कई बार एक घूंट पीने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो मैं सोचता था कि नहीं आज दारू नहीं पिएंगे, आज घर जाएंगे, आज बच्चों के साथ खेलेंगे, इमोशनली अटैचमेंट हो जाता था। लेकिन शाम को 7, 7:30, 8 बजे ऐसी क्या घंटी बजती थी पता नहीं, तो चलो यार एक पैक मार लेते। तो एक पैक मारने जाता था तो मेरी वही एलर्जी चालू होती थी। तो ये बात जब मैंने सुना अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई ये जो वाकई में एक शारीरिक रीता एक लालची, एक लालच मेरे अंदर भरा हुआ है और ये मुझे मजबूर कर देती है और वो पीने के बाद मेरा जुनून शुरू हो जाता है, मेरा पागलपन शुरू हो जाता है ना। तो ये बीमारी का लक्षण मेरे को बताया कि एक शराबी जैसा लालसा में डूब जाता है ना, वो अपने जुनून में बोला गया कि भाई वो अपने परिणामों की कोई परवाह नहीं करता कि समाज क्या बोलेगा, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, मैं कहाँ पढ़ा हूँ कहाँ नहीं पढ़ा हूँ। तो ये जो बीमारी है ये मुझे किसी भी लेवल पर कोई अच्छी चीज सोचने के लिए मजबूर नहीं करती, यानी ये मैंने मेरे अनुभव रहे हैं उसमें, है ना। तो हमारे ये जो बीमारी को है बोला गया है कि भाई इसको 2 भागों में जो बांटा गया है। तो कितनी अच्छी चीज है कि एक नॉलेजेबल चीज मेरे जैसे शराबी को सुनने की वजह से
वो मिली है, नॉलेजेबल है कि भाई वाकई में मेरे जैसा शराबी जब आता है तो वो ये नॉलेज हमको प्राप्त करना जरूरी है कि वाकई में शराब में क्यों पी रहा हूँ। हमारे बिग बुक में इसका अच्छा ये किया है, उदाहरण दिया चैप्टर में दिया है बिग बुक के, कि एक शराबियों के प्रति एक विशिष्ट जो ये होती है, क्या बोलेंगे उसको, एक संवेदना जो होती है, तो वो सामान्य जो शराब पीने वाला जो व्यक्ति है वो इस लेवल पर नहीं जाता है ना। उसके शरीर में ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन मेरे जैसे कुछ जो शराबी है, जिनके शरीर में पहला घूंट जाने से ही, पहला घूंट का प्रवेश करने से ही उसके दिमाग में, उसके शरीर में ऐसी हलचल हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बेतहाशा शराब पिएगा एक घूंट पीने के बाद में। उसको कोई परवाह नहीं रहती किसी की कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो उसी को बोला गया है कि हमारे डॉक्टर फील्डवर्थ में कि भाई एक शराबी को शराब की एलर्जी हो जाती है और वो एलर्जी के माध्यम से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो सभी लोगों के साथ में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं। कुछ लोग आज पिएंगे, फिर 2 4 6 महीने नहीं पीते, फिर उसके बाद में वो कभी पिएंगे। लेकिन मेरे जैसा जो शराबी है, जो इसमें आ गया है, तो वो अपने आप को मैं जब ढूंढा तो मेरे को पकड़ में आया मैं कि भाई वाकई में ये जो चीजें है ये सामान्य है या असामान्य है। तो ये मेरे को जब पकड़ में आई तो मेरे को समझ में आया कि जो पहला प्याला या पहला जो मैं घूंट पीता था, तो वो घूंट मेरे लिए बड़ा खतरनाक हो जाता था, है ना। और वो मेरे अंदर वो शारीरिक लालसा उत्पन्न करता था। तो ये बात मेरे को समझना चाहिए कि मैं अपने शराब पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। ये बात सच है कि जब शराब के इस बीमारी में एक शराबी जब आ जाता है तो वो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता और अनियंत्रित हो जाता है। उसको रिश्तेदारी ये होते, उसको कुछ नहीं समझता, उसको बीवी बच्चे, उसके सब इमोशंस उसके मर जाते हैं, है ना। उसके इमोशंस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और वो एक मानसिक जुनून बोला गया है कि एक मन को लगी हुई बीमारी, एक जुनून है। एक बिग बुक में इसको पागलपन का एक दरिया दिया, एक ये दिया है कि ये बीमारी का एक ऐसा पहलू है कि जिसको बोला गया है कि भाई एक शराबी एक मानसिक जुनून में एक पागलपन की शिकार हो जाता है ना। जैसा कि वो उसका दिवालिया निकल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसकी बीवी उसको तलाक देने के लिए अड़ी हुई है ना। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई उसकी बीवी उसको तलाक दे रही है। उसका पूरा दिवालिया वो घोषित हो रहा है ना। उसके असंख्य दुख उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। लेकिन उसका जो मानसिक जुनून है वो उसको शराब पीने के लिए विवश कर रहा है। ये मानसिक जुनून और शारीरिक एलर्जी, ये दोनों चीजें उसके साथ में कंबाइंडली ऐसे जुड़ी हुई है कि वो पागलपन का शिकार, जो बिग बुक में बोला है वो सही वाक्य है कि मेरे जैसे शराबी को एक पागलपन का एक ये हो जाता है कि भाई मेरे साथ में इतना सब कुछ हो रहा है, मेरी नौकरी जाने के खतरे में है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर जाने के खतरे में है, समाज ने मुझे धुतकार दिया है ना। मेरा बैंक बैलेंस टोटली खत्म हो चुका है, मेरा एजुकेशन नौकरी सब धोखे में आ रहा है। उसके बावजूद भी, असंख्य दुख रहने के बावजूद भी मैं अपने आप पर ताबा नहीं पा सकता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये बड़ी मुश्किल बातें हैं जो शायद मेरे को बाहर के दुनिया में इन चीजों को सुनना या सुनने के लिए नहीं मिला, या समझने के लिए, या किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया मेरे को।
कि ऐसा हो सकता है, और ये चीजें मेरे साथ में हो रही थी। भलाई बीवी ने मेरे को तलाक नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि वो तलाक आज ने कल दे सकती थी। मेरी नौकरी नहीं गई, हो सकता मेरी नौकरी जा सकती थी। नौकरी क्या, मैं दुनिया से ही जा सकता था। हाँ, मेरा दिवालिया घोषित हो गया था। मैं पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ। यानी मेरे अत्यंत अन्य दुख रहने के बावजूद भी मैं इन कार्यक्रम पे आने के बाद में भी मेरे को बोला गया कि भाई मेरे को विश्वास करना पड़ेगा। अगर मेरे को वाकई में कामयाब होना है, मेरे को इस प्रोग्राम को समझना है, अपने आप को समझना है, तो मेरे को विश्वास करना पड़ेगा कि ये कार्यक्रम में जो बता रहे हैं वो सही में है क्या। तो मेरा एक उदाहरण है कि मैं शुरू में मेरे को विश्वास नहीं था, तो मेरे को बोला है कि भाई अपने आप को तुम खोजो, कि आपके थोड़ा पास्ट में चले जाओ, कि आपका जो पास्ट है उसमें आप ऐसा हो रहा था क्या आपके साथ। तो मेरा बिल्कुल, मैंने जब उसको खोजा तो मेरे को समझ में आया कि हाँ, ये हो रहा था। कि ऐसा नहीं कि मैंने शराब बंद करने की कोशिश नहीं किया, मैंने शराब बंद करने की कोशिश किया था, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति है, क्योंकि मेरी इच्छा शक्ति यहाँ खत्म हो जाती है। मैंने देखा हूँ कि मैंने शराब पीने के टाइम में मेरे पास कई ऐसे अपॉर्चुनिटी आए कि मैंने नहीं पीना चाहिए, हालत खराब हो रही थी ना, तो नहीं पीना चाहिए, तो मैंने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया, इच्छा शक्ति को प्रबल किया। लेकिन वो इच्छा शक्ति शायद कभी कभी सुबह से शाम तक डेवलप रही, कभी कभी ऐसा हुआ कि एक दो दिन रही, है ना। फिर अगर कोई दर्द आया, कोई ज्यादा मौसम खराब हो गया या कुछ हुआ, तो फिर वो मेरा जुनून, मेरा वो पागलपन मेरे को जागरूक हुआ। ये मेरे अतीत के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इच्छा शक्ति बेकार है। यहाँ बिग बुक में हमें बोला गया है कि जब शराबी एक शराब के चंगुल में फंस जाता है, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है वो अगर चाहे भी कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मुश्किल है, वो कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि कंट्रोल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये अनुभव मैंने अपने अल्कोहलिज्म में करके देखा हो। क्योंकि मेरे जो दोस्त है, मेरे जो संगत है, तो वो संगत मेरे को ऐसी लपेट लेती है कि भाई अरे कुछ नहीं होता, आज के दिन पी ले। क्योंकि वहां मालूम नहीं है ये कि मानसिक जुनून है या एक शारीरिक एलर्जी है, उन लोगों को नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम था। तो वहां मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान के नाम पर परिवार के लोग बोलते हैं आज के दिन मत पी, तो उस दिन नहीं पीता, लेकिन उस दिन मैं उसकी याद में खोया रहता हूँ, एक दिन दो दिन याद में खोया रहता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को क्लियरली साफ तरीके से बताया कि एक शराबी को इच्छा शक्ति उसकी वाली शराबी की कितनी भी प्रबल हो जाए या कितना भी कुछ करे, वो शराब पर नियंत्रण नहीं रख सकता। क्योंकि वो इस बीमारी के माध्यम में, ये बीमारी के इसमें वो फंस चुका है। क्योंकि बीमारी का स्वरूप और भी बड़ा है, और भी आगे देखा जाए तो बहुत बड़ा बड़ा चीजें बीमारी में बोली जाती है कि एक शराबी के साथ में क्या क्या हो सकता है ना। एक शराबी के साथ में क्या क्या हो सकता है। तो कई बार अल्कोहलिक एनोनिमस में कुछ नए सभासद आते हैं, वो 2 दिन 4 दिन महीना 2 महीने मीटिंग करते हैं और वो सुन लेते हैं वन डे एट ए टाइम, डिसीज को सुन लेते हैं, और वो चाहते कि भाई अब मैं अपने इच्छा के बलबूते के ऊपर मैं शराब को नियंत्रित कर सकता हूँ। ऐसा उनका सोच है ना, ऐसे उनकी सोच डेवलप हो जाती है। तो डेवलप होने के बाद में
उनको ऐसा वो मीटिंग से दूर हो जाते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में उनको वही पुरानी संगत मिलती है, पुराने दोस्त मिलते हैं, तो वो फिर अपना नियंत्रण खो देते, क्योंकि उनमें कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। पुराने दोस्तों में इतना कन्विंसिंग पावर होता है कि वो हमें पूरी तरीके से कन्विंस करते हैं कि भाई आप थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हो, इतनी दिन आप शराब नहीं पिए ना, थोड़ी सी पी सकते हो। जबकि ये जो व्यक्ति ए में आया रहता है, इसमें सुना हुआ रहता है, इसको पता है कि भाई मैं थोड़ा सा पीने जाऊंगा तो मैं कितनी पीऊंगा इसकी पता नहीं। और ऐसा कई लोगों ने बाद में आकर अनुभव शेयर किया है कि भाई मैं थोड़ी सी पीने के लिए गया था, कुछ दोस्तों के जबरदस्ती की वजह से, कुछ पार्टी की वजह से, कुछ बर्थडे की वजह से गया था, लेकिन मैं बाद में शराब पर नियंत्रण मैं नहीं रख पाया और मैं बेहताशा शराब पिया। शायद वो 4-5 महीने जो नहीं पिया था उसका कोठा मैंने एकदम से खत्म कर दिया। तो ये एहसास होना, ये एहसास तब होता है जब हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि भाई मीटिंग मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कि मैं अपने शराब पर ये नहीं कर पा रहा था, यानी नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वो इसीलिए नहीं रख पा रहा था कि भाई मेरे को ये बीमारी हो चुकी है ना। अब मेरे को ये बात की कल्पना आ चुकी है कि भाई बीमारी मुझे हो चुकी है, तो अब क्या होता है कई बार कि हम लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कि भाई हमें इन चीजों का पता तो लग जाता है। हम लोग कई बार बिग बुक में भी इन चीजों के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। तो हम लोग इस बात को एहसास करते हैं कि भाई हमें करना क्या होगा, है ना। हमें करना क्या होगा कि जिससे इससे हमें छुटकारा मिले। तो सीधा और साफ उत्तर है, हमें इससे कभी छुटकारा जब तक जिंदा है तब तक कभी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये बीमारी का जो उल्लेख है वो एक शुगर के साथ में किया, शुगर पेशेंट के साथ। मेरे को भी शुगर है, वो मैं उसको ट्रीटेबल करके रखता हूँ कि एक दिन मैं गोली खाता हूँ जिससे वो ट्रीट रहता है मेरा वाला एक दिन, कि एक दिन मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही वन डे एट ए टाइम के बेस पर मेरे को शराब से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को जहां मैं रहता हूँ वहां मुझे मीटिंग खोजना पड़ेगा। मुझे वहां मीटिंग खोजूंगा तो मीटिंग में मुझे जाना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन की सुविधा है, मुझे ऑनलाइन मीटिंग में अपने आप को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो चीजें है ये मेरे को करना पड़ेगा। और देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटिंग तो खोज लेते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं, लेकिन लोगों से हमारा संपर्क नहीं रहता। कई बार वो देखने में आया कि मीटिंग की है कि अपने घर मीटिंग, तो वो मोनोटोनस हो जाता है। तो हमें फेलोशिप में अपने आप को रखना पड़ेगा, यानी फेलोशिप में अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, ग्रुप में अपना इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे अंदर एक जागृति आना, है ना, कि जागृति आना क्यों जरूरी है। अगर जागृति नहीं आएंगी हमारे अंदर तो होगा क्या, क्योंकि इसका तो कोई मेडिकल इलाज है ही नहीं कि कोई डॉक्टर या बाबा फकीर मुझे कोई गोली ताबीज कोई बंडा दे दे और मैं शराब से दूर हो जाऊं। आध्यात्मिक इलाज है, जिस तरीके से बीमारी आध्यात्मिक है, मेरे आध्यात्म को लगी भी बीमारी है। मेरा पूरा आध्यात्मिकता का अधपतन हो चुका है जिंदगी के हर एक क्षेत्र में। तो मेरे को ये जागृति मेरे अंदर आना जरूरी है, जिसको बोला गया है कि आध्यात्मिक जागृति। अगर बीमारी आध्यात्मिक है तो इसका इलाज क्या होगा, तो इसका इलाज भी आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिकता का जो इलाज है वो है हमारे 12 कदमों के माध्यम से, है ना। 12 कदमों के माध्यम से ये इलाज संभव है। कि पहला जो कदम है कि हमें
अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद आधे कदम में बोला गया कि हमने कबूल किया कि शराब के सामने शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो आधे कदम में बोला कि भाई शराब की बात बोली है कि हम शराब के सामने बेबस थे। हम शराब को अपने जीवन में उसको अनियंत्रित हो गया था मेरा जीवन। तो मैं उसके सामने तो पूरी तरीके से खराब था। अब जहाँ रिकवरी की स्टार्ट, मेरा पहला कदम पहले कदम में बोला गया है कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं शराबी हूँ। शराब ने मेरी बैंड बजा दिया। मैं शराब को नियंत्रण में नहीं पी रहा, मेरी शराब हो रही थी। मैं शराब के प्रति मैं संयमित नहीं था, है ना। ये बात जो अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, तो ये मेरा एक्सेप्टेंस पावर, मेरा स्वीकार भाव, ये मेरे को आना शुरू हो जाता है ये पहले कदम से ही। क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो पहला कदम उठाना और ये स्वीकार करना कि शराब का जो मैं सेवन कर रहा था या दुरुपयोग कर रहा था या उससे जूझ रहा था या उस कठिनाइयों में मैं व्यस्त था, है ना। एक जुनून, एक पागलपन मेरे अंदर समाया हुआ था। तो अब मेरे को एक सकारात्मक बदलाव जो अल्कोहलिक एनोनिमस के स्वभाव में मेरे को देखने के लिए मिलेंगे। सकारात्मक बदलाव क्या है? मैं पहले एक नेगेटिव व्यक्ति, हम लोग देखते हैं कि एक शराबी जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आता है तो वो एकदम से कोई ऐसा पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं रहती, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई रहती। मेरे अंदर भी थी। मेरे को 20 सवाल पूछे गए थे तो मैंने उसका नेगेटिव, अरे मेरे काम के नहीं, वो तेरे काम के होंगे, तू देखते बैठ, है ना। अब शराब की लत मेरे को है या शराब की बीमारी मेरे को है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते कि भाई ये लत वत को छोड़ो। ये बात को मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ क्या? तो हम लोग क्या करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के स्वभाव में, अपना परिचय देते हैं, अपना नाम लिखते हैं। ये हमारी ओपन मीटिंग नहीं, हमारी क्लोज मीटिंग है, हमारी आपस की मीटिंग है, हमारी शराबियों की मीटिंग है। हम आपस में अपने आप को एक दूसरे के सामने, हाँ मैं शराबी हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन हम लोग देते हैं। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई? इसलिए कि मैंने शराब के सामने मैं नतमस्तक हूँ, मैं हदबल हूँ, मैं शराब को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, मैं शराब के सामने संयमित नहीं रह सकता हूँ। ये बात का स्वीकार कि हाँ मैं शराबी हूँ, ये मुझे देना पड़ेगा। कई बार कुछ लोगों को देखा गया है कि वो लोग आते हैं लेकिन यार वो तुम बोल रहे करके मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ में भी हुआ। तुम बोल रहे करके मैं बोल रहा हूँ लेकिन अंदर से वो आवाज नहीं आती, है ना। जब तक ये मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं आएंगी तो कुछ उपयोग नहीं होने वाला। कि वाकई में मेरे को अगर तकलीफ है ना, मेरे को अगर तकलीफ है तो मैंने इसको तकलीफ को ठीक करने के लिए एक अंदर की आवाज को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि अब मेरा जो जीवन है वो मेरा अकेले का नहीं है, मेरा परिवार इस पर निर्भर करता है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितने पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, वकील हूँ, जज हूँ, डॉक्टर हूँ, शराब नहीं दिखती। शराब की एलर्जी जिसको हो जाती है, शराब का जुनून जिसमें छा जाता है, तो वो कुछ नहीं दिखती। मैंने कई लोगों को देखा कि जो बड़े बड़े ओहदे पर है लेकिन वो अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाए।
कई लोगों को मैंने मरते हुए देखा हो, कई लोगों को अच्छे खासे होने के बावजूद भी उनको बर्बाद होते देखा है। ये यार क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ में भी यही हो रहा था, मैं भी यही कर रहा था, है ना। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं मैं समझा कि हाँ, मेरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मैं जब तक के स्वीकार नहीं करूंगा पहले कदम के माध्यम से कि शराब पर मेरा वश नहीं चलने वाला और इसने मेरे जीवन का नाश कर दिया है, मैं आज के दिन इस शराब को नहीं पीऊंगा, है ना। ये मेरा पहला कदम का पहला मेरा शुरू हो जाता है। अब मेरी शराब पीने की इच्छा हो रही है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं शराब एकदम से मैं आया और तो ए में फ्री सेवा है, ए में बोला है कि मैंने एक स्पॉन्सर चुन लेना चाहिए। मैं स्पॉन्सर चुनता हूँ तो उसका नतीजा क्या होता है कि शराब वो मुझे किस तरीके से मैं नहीं पीऊंगा उसके बारे में वो मेरे को बताएगा, क्योंकि वो मेरे से पहले आया हुआ शराबी है, उसने शराब पर नियंत्रण पाया हुआ। तो वो स्पॉन्सर, वो फेलोशिप मेरे को ये बताने का कष्ट करेंगी कि भाई हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया था, आप एक ही मीटिंग में आओ, आप मीठा खा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, वो बताएगा। तो वो मेरे को लेना जरूरी है, स्पॉन्सर लेना आज नहीं आ मेरे रही को विजय भाई। जरूरी है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही। हाँ, आ रही। तो मेरे को एक ही जो बैठक है, हाँ, थोड़ा बीच बीच में बोल देना आवाज के बारे में, क्योंकि कभी कभी कवरेज का प्रॉब्लम भी हो जाता है। एक ही जो सभाएं है वो सभाओं को मेरे को अटेंड करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हर जगह जहां जहां मौका मुझे मिलता है वहां वहां मेरे को सेवा देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे धीरे आते रहने से मेरे को एक एक चीज समझ में आएंगी कि वाकई में यार शराब मेरे से शक्तिशाली है। अब इसके सामने अगर मैं हार नहीं मानता हूँ तो ये मेरी बैंड बजा देगी। अभी तक तो बजा है इसने, अभी मेरे को ये पूरी तरीके से मेरी बैंड बजाने वाली है ना। तो ये बैंड बजाने वाली जो बात है, ये मेरी इच्छा शक्ति या मेरी कुछ भी मैं कर लूं तो ये कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि होता ये है कि पीने की इच्छा तो मेरे जैसे शराबी के अंदर होती है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि नए व्यक्ति को मालूमात नहीं रहती और वो क्या करता है, ए में आता है, ए की सभा को सुनता है, ए में बोला गया स्पॉन्सर लो तो स्पॉन्सर भी ले लेता है और उसको शराब छोड़ने के लिए उसको थोड़ी सी दिक्कतें या थोड़ी सी तकलीफें उसको आना शुरू होता है ना। वो कई बार ऐसा होता है कि चोरी छुप के शराब पीने की उसकी प्रक्रिया शुरू रहती है। लेकिन जैसा ही उस व्यक्ति को गिल्ट आना शुरू होता है, हमने कई बार देखा है कि कुछ लोगों को गिल्ट आती है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, एक आध्यात्मिक जगह जा रहा हूँ और मैं वहां का पालन न करते हुए मैं शराब को पी रहा हूँ। यानी सीधी भाषा में बोलो कि उसको एक छुपकर शराब पीने में शर्म आती है। तो समझ लेना कि उसका रिकवरी का प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। अगर उसको शर्म नहीं आ रही है या उसको गिल्ट नहीं हो रही है या वो चाहता है कि एक्सपीरियंस कर रहा है कि चलो यार कुछ नहीं होता, तो वो व्यक्ति शायद सोबर नहीं हो सकता। लेकिन जिसको गिल्ट आ रही है ना, तो वो व्यक्ति इस प्रोग्राम पर आना उसका अनिवार्य हो जाता है, उसकी क्योंकि वो अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार कर लेता है कि यार वाकई में यार मैंने, और वो एक ही सभाओं में आकर ओपन माइंडनेस से अपने अनुभव को शेयर करता है। वो एक ऑनेस्ट पर्सन होता है कि भाई मेरे को अभी कुछ भी करो, मैं तो वो मेरी एलर्जी या मेरा जुनून मैं रोक नहीं पा रहा हूँ,
आप मेरी मदद करो। वो एक मदद मांगने की दृष्टिकोण से कहीं न कहीं अल्कोहलिक एनोनिमस में अपने आप को वो लेकर चलता है ना। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला कि पहले हिस्से में कि भाई पहले हिस्से में शराब की बात किया है, शराब की कठिनाइयों के बारे में बोला है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है अल्कोहलिक एनोनिमस का, दूसरा हिस्सा जो बताया गया है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, यानी हम इस पर काबू नहीं पा रहे थे। तो हमारा जीवन पूरी तरीके से इस स्वभाव में आने के पहले पूरी तरीके से हम लोग अस्त व्यस्त हो चुके थे। तो क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम था भाई, है ना। तो भाई मैं जब अपने आप को खोजता हूँ, अपने आप को ढूंढता हूँ, तो मेरे को समझ में आएगा ये कदम मेरे लिए वही बना है। ये कदम के बारे में वही मेरे को बोला गया है कि अपने आप से सवाल पूछो। सवाल पूछना ही पड़ेगा कि भाई मैं जो ए में आया हूँ, शराब से आज दूर हूँ, क्या ये शराब मेरी फिर से मेरे जीवन में आ सकती है? क्योंकि मैंने आधे हिस्से को समझ लिया है। आधे हिस्से को मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि वाकई में शराब एक बीमारी है, और शराब एक मानसिक जुनून है, एक पागलपन है, एक आध्यात्मिक लेवल पर मेरे को मार मारी है। लेकिन क्या मेरे जीवन में इसने पूरी तरीके से अस्त व्यस्तता बनाए रखी थी क्या? अभी अस्त व्यस्तताओं के कारण क्या है ना, अस्त व्यस्तताओं के कारण क्या है, वो कारण मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मेरे को अपने आप को सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर अपने आप को सवाल नहीं पूछता हूँ तो मेरी समस्याएं जैसी की वैसी ही रहेंगी। अतीत के बारे में बोला गया कि मेरा जो अतीत है, मेरा जो पास्ट है, वो कैसा था कि वाकई में मेरी आदतें वो खतरनाक थी क्या? शुरुआत में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो यहाँ धीरे धीरे जब मैं फेलोशिप में अपना इन्वॉल्वमेंट देता हूँ, मैं एक स्पॉन्सर को चुनता हूँ, उस स्पॉन्सर के साथ में बातचीत करता हूँ, किसी ओल्ड टाइमर्स के साथ में बातचीत करता हूँ, शेयरिंग सुनता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे दृष्टिकोण में एक बदलाव आता है, एक पॉजिटिव बदलाव जिसको बोलेंगे, वो आना स्वाभाविक था, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूँ लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सभाओं में जा रहा हूँ, सभाओं में सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई मेरी जो वाट लगी है वो किस कारण से लगी है? मानसिक जुनून था, या मेरी शक्तिहीनता थी, या शराब के सामने मैं अपने आप को बढ़ चढ़कर करने की कोशिश कर रहा था। तो जब मेरे को ये बात समझ में आती है कि मैंने ऐसा करना चाहिए, तो मुझ में एक आध्यात्मिक बदलाव आना शुरू हो जाता है मेरे दृष्टिकोण में, और वो आध्यात्मिक बदलाव ही मेरे को आगे बढ़ाता है। फिर मेरे को समझ में आता है कि भाई मेरे जो व्यक्तिगत संबंध थे वो लोगों के साथ ठीक नहीं थे, है ना। मैं जब इस स्टेप के माध्यम से अपने आप को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई मेरी जो भावनाएं हैं, मेरे जो इमोशंस है, मैं उस पर काबू नहीं रख पा रहा, उस पर मैं काबू नहीं रख पा रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था, आए दिन कुछ न कुछ दिक्कतें मेरे जीवन में आ रही थी। अब मेरे व्यक्तिगत संबंध लोगों के साथ में खराब क्यों थे? तो मेरी आदतें खराब थी, है ना। मेरी आदत ये थी कि शराब के सामने मैं विवश था, तो जिसके कारण से मैं
लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। लोगों के साथ में मेरा जो व्यवहार था वो गलत था। कि मैं जैसा किसी समाज में गया तो मेरे को पीना है ना भाई, तो दुनिया गई भाड़ में, मेरे को क्या करना है। तो व्यक्तिगत जो संबंध थे परिवार के साथ में भी खराब थे, समाज के साथ में भी खराब थे, जहाँ काम धंधा करता हूँ वहां भी खराब थे। तो ये बात सच थी। फर्स्ट स्टेप में जब मैंने अपने आप को मेरी अस्त व्यस्तता के कारणों को ढूंढा, तो दूसरी बात थी कि मेरी जो भावनाएं हैं, मैं अपने भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता था। कि वो कभी भी कभी गुस्सा हो जाना, कभी बहुत प्यार करना, कभी इमोशंस में आकर कुछ भी कर लेना, यानी मैं अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहा था। तो ये बात मेरी अनमैनेजेबिलिटी में समझ में आई कि अनमैनेजेबिलिटी यानी मेरी अस्त व्यस्तताओं में मेरे को समझ में आई कि ये मेरी अनमैनेजेबिलिटी है कि भाई मैं अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा। मैं कभी दुखी हो जा रहा हूँ, कभी बहुत खुश हो रहा हूँ, है ना। दारू पीने की, शराब पीने की वजह से अब इतने साल, 20 साल शराब पिया, तो कई प्रकार के डर मेरे अंदर मौजूद थे। वो डर का पता ही मेरे को यहाँ चला कि ये डर जो है ये मेरे को बार बार शराब की ओर लेकर जा रहे थे, है ना, बार बार मेरे को शराब की ओर लेकर जा रहे थे। मैं इसमें सक्षम नहीं था कि मैं डरूं नहीं। मैं अपने आप को डर के उस माहौल में मैं कई बार उसमें फंसा चुका हूँ। तो मेरे को समझ में आया कि ये डर मेरी अनमैनेजेबिलिटी का कारण है। ये मेरे दुखों का कारण मेरा डर है ना। मैं कई बार देखा गया कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में तो हूँ। तो मैं अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, अपने आप को खोज रहा हूँ, तो मेरे को समाधान खोजना पड़ेगा, है ना। समाधान खोजना पड़ेगा क्योंकि भाई मेरे जो अस्त व्यस्तताओं के या मेरे अनमैनेजेबिलिटी के जो कारण है, वो मेरे को पता करना पड़ेगा ना, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरे को नहीं समझ में आ रही तो उसको लिखूं। ये मैंने किया हो कि मैंने लिखना चाहिए कि भाई मैं ये कारण है। अब मैं पैसा नहीं संभाल पा रहा था। पैसा मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी कि मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा आया तो मेरे इमोशंस हायर लेवल पर चले जाते थे, मेरी भावनाएं। तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से उसको संभाल नहीं पा रहा था। तो मेरे को बात समझ में आई कि मैं पैसा नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मैंने उस पर काम किया। मैंने बेस्ट पार्टनर अपने बीवी को चुना, वो व्यवहार संभालती है ना। मेरे को आज भी उतना पूरी तरीके से मैं सक्षम नहीं हूँ कि भाई कोई बड़ा मेरे को अमाउंट मिल जाए और मैं खुशी के मारे साला मर जाऊं। यानी मैं, मेरी भावनाएं जो है वो मेरे काबू में नहीं है। हो सकता है कि भावनावश में किसी दुख के कारण में मैं पड़ सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि भाई मेरे व्यक्तिगत जो संबंध थे वो क्यों खराब हो रहे थे। क्या कारण था कि मैं लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं लोगों से झूठ बोल रहा था। इन लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत सारी रिजनमेंट यानी खुन्नस पैदा हुई थी क्योंकि लोग मेरे को बेकार समझ रहे थे ना। तो मैं ये मानता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ उस टाइम में बेकार ही था। इस बात को मैं मानता हूँ कि उस टाइम टाइम पर आ रहा हूँ, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में जुड़ा हूँ। तो अब मैं कोई वेस्ट व्यक्ति नहीं हूँ, बेकार व्यक्ति नहीं हूँ। बस मेरे वो हालात थोड़े मेरे से विरुद्ध हो चुके थे, जिसके कारण से ये सब चीजें मेरे जीवन में हो रही थी, ये सब परेशानियां मेरे जीवन में आ रही थी। अब मेरे को इसका समाधान खोजना पड़ेगा। अब वही बात आती है कि स्पॉन्सर की, है ना, क्योंकि वही बात आती है मेरे आत्मा के अध्ययन की
क्योंकि जब जब मैं अपने आत्मा का अध्ययन करूंगा तब तब मेरे को इन चीजों की झलक मेरे को मिलेंगी। अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया मेरे को कि आप आस्तिक हो, आप नास्तिक हो, या आप अज्ञेयवादी हो, आप जो भी हो, वो आपका वो दृष्टिकोण है, आपका वो ये है, वो आप सोचो आपको बनना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि मेरे को पहला कदम, जो आधे कदम के बाद में जो मेरा पहला कदम जो दूसरा शुरू होता है, दूसरा टप्पा, तो वहां मेरे को बहुत सारी सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। जो संबंध मेरे खराब थे वो मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। वो डर मेरे अंदर किस कारण से आ रहे थे, किस कारण से, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई डर का सबसे बड़ा कारण मेरा एक था कि मैं जो कर्मकांड पहले किया था उसका अब लेखा जोखा वो होने वाला है। तो अब मेरे को आगे आने वाले शेर कल परसों बताएंगे उसके बारे में, उसके ऊपर मेरे को नहीं जाना है। तो वो डर भी मेरे निकलना शुरू हो जाते, है ना। अब मैं पैसा नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं अपने भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने इमोशंस को काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे इमोशंस कहाँ वीक है ये मेरे को खोजना पड़ेगा। मेरे इमोशंस कई बार मेरे को नहीं बोलने के लिए बड़े मजबूर करते हैं। मैं देखा हूँ कि मैं शुरू में जब था तो मेरे जेब में पैसे नहीं है, अगर किसी ने मेरे को पैसे मांग लिया तो मेरे इमोशंस बोलते थे अरे अरे इसको देना चाहिए। अभी तेरे जेब में नहीं है ना, नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल देना उसको। तो डायरेक्ट नहीं बोलने की मेरी इच्छा नहीं होती, उस व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं बोलना ये मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। आप मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के स्टेप ने बताया कि थोड़ा नहीं बोलना भी सीखो। ये स्टेप जब मैं लागू करता हूँ मेरे जीवन में, तो अपनी भावनाओं को जब मैं काबू में करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरी भावनाएं मेरे दुख का कारण बन सकती है। जिस व्यक्ति को मैं विश्वास दिला रहा हूँ हाँ मैं करवा दूंगा और मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो मुझे गाली दे सकता है। तो मैंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए, तभी मेरे व्यक्तिगत जो संबंध है उन लोगों के साथ में अच्छे बनेंगे। मेरे डर थोड़े से बाजू में होंगे। मेरी जो समस्याओं को मैं समस्या मान रहा हूँ वो समस्या कुछ समस्या नहीं है ना। उसका समाधान है, उसका समाधान है, या अल्कोहलिक एनोनिमस में ही है। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस को मैं पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा के साथ में अगर इसको मैं पढ़ता हूँ, इसको मैं अपने जीवन में लागू करता हूँ, तो मेरे को समझ में आएगा कि नशा छोड़ने के बाद इन विरोधाभास की जो चाबी में मैं जो ताले में बंद हो जाता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी छवि कमजोर, मैं अपने आप को कमजोर समझता हूँ कि मैं यार यहाँ कमजोर हूँ, उसको एक्सेप्ट कर लूँ, या मेरी कमजोरी। बल्कि यहाँ बोला है सरेंडर टू विन। ये मेरी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है कि भाई आप सरेंडर हो जाओ पूरी तरीके से। वो हम लोग फौज में देखते हैं ना, जैसा एक आंधी फौज कम रही और सामने की फौज ज्यादा रही, तो ये कम वाली फौज उनके सामने सरेंडर हो जाती है ना, सरेंडर हो जाती है कि भाई मेरे को लड़ाई नहीं लड़ना है, मेरी आत्म सुरक्षा होना है, मेरी जीवन मेरे को बचना चाहिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को, ये मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरी होशियारी है ना। क्योंकि ये बुद्धिमत्ता मेरी, ये मुझ में ये विश्वास पैदा करती है। ये पहला चरण ही मेरा है कि मेरे को पूरी तरीके से सरेंडर होना पड़ेगा। एक तरफ बोलते यार विजय प्राप्त कर लो, दूसरी तरफ बोलते सरेंडर हो जाओ, तो ये विरोधाभास है, ये पैराडॉक्सिस है कि एक तरफ ये बोल रहे, एक तरफ शराब पे विजय प्राप्त ये होगा, है ना। ये जो चीजें है ये मेरे को करना ही पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि वाकई में
ये जो चीजें है मेरे को सॉरी एक फोन आया था, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं अगर आता हूँ और मेरे शक्तिहीनता का मैं अगर परिचय देता हूँ कि वाकई में मैं शक्तिहीन हूँ, किन किन क्षेत्र में हूँ, कहाँ हूँ, तो मेरे जो डर है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और मेरे को ज्यादा अड़चने नहीं आती, ज्यादा मेरे को ये नहीं आती कि भाई मैंने शराब पर अपना नियंत्रण पा लिया है, वहां तक के ठीक है। लेकिन मैं अपना परिचय उन शक्तिहीनता को मैं नहीं दूंगा, तो मैं शायद अपने जीवन को भी नशे से तो बचा लूंगा पहले, लेकिन अनियंत्रित नहीं, मुझे नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को यार ये देखना जरूरी है, क्योंकि हमने देखे है कि कई नए नए लड़के आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ उनका रॉक बॉटम हो जाता है ना। वो शराब पिए थे, लेकिन उनका कोई मकसद तो था नहीं भाई कि शराब पीकर मेरा इतना बड़ा रॉक बॉटम हो जाएंगे। ये हकीकत है, मैंने देखा हूँ, खुद आंखों से देखा हुआ है कि एकमात्र सिर्फ एक ही बात रहती है उनकी, लेकिन शराब, और वो अपने भावनाओं पर वश नहीं कर पाते और वो आए दिन अपनी बर्बादियां करते हैं। मैंने कई चीजें उनको बेचते हुए देखा है, मकान बेचते हुए देखा है। हकीकत में ये है कि बर्बाद हो जाती है, दिवालियापन निकल जाता है। ये ऐसा होना, अगर मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस का ये कार्यक्रम मिला है, इस कार्यक्रम पे अगर मैं चल रहा हूँ, इस कार्यक्रम पर अगर मैं आया हूँ, तो मेरे को समझना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं भुलक्कड़ व्यक्ति हूँ, मेरी जो याददाश्त है वो कमजोर है। मैं अपनी याददाश्त को पूरी तरीके से करने के लिए मैं कितना भी पढ़ लूं, कितना भी कुछ कर लूं, कितना भी होशियार हूं, लेकिन शराब ने मेरे दिमाग पर ऐसा कुछ ये मार मारा है कि वो मुझे याद नहीं रखती, मुझे याद नहीं रहता बहुत सारी चीजों का। तो यहाँ बोला गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई ये जो शराब ने जो मार मारा है, तुम्हारी याददाश्त जो कमजोर हो चुकी है, अब उसको फिर से स्ट्रांग करने के लिए मुझे प्रोग्राम को सुनना पड़ेगा। मैं जितने तरीके से इस प्रोग्राम को सुनने की कोशिश करूंगा, इस कदमों के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, तो ये बार बार जब मैं सुनता रहूंगा तो ये शराब की लत से मैं तो दूर होऊंगा हूँ, लेकिन ये जो बाकी जो चीजें हैं मेरे जीवन में वो जो चल रही है उसको मैं मेरे को मेरा पास है, मेरा जो भूतकाल है उनको याद आते रहेगा कि हाँ यार, मैंने भी मेरे कम उम्र में ऐसे ऐसे हथकंडे किया था, है ना। मैं भी नशे में चूर रहता था, मैं भी ये ऐसा फलाना फलाना ये करता था। तो ये जो चीजें हैं, ये अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे समझने का एक अवसर मिलता है ना। अगर कई बार देखा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूँ, लेकिन मेरा जो अंदर का अहंकार है, मेरा अंदर का जो यूगो है, वो मुझे किसी भी मार्गदर्शक को स्वीकार नहीं करने देता। मैं समझता हूँ कि मैं होशियार हूँ, लेकिन मैं आज जानता हूँ कि आज कोई नया फेलोशिप में सदस्य आया है, वो भी मुझे कुछ अच्छी बातें बताकर जाएगा, तो मैं अपने कान खुले रखूं, है ना। मैं अपने कान खुले रखूं। ए में कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, हर व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से ही, प्रोग्राम अनुभव का है। 100 लोगों ने शुरुआत में इस प्रोग्राम में अनुभव अपने बांटे हैं, अपने अनुभव को साझा किया है। आज हम लोग कर रहे हैं अपने अनुभव को इधर। तो मेरा जो अहंकार है वो अच्छी चीजों को या अच्छे मार्गदर्शन को स्वीकार करने नहीं देता। तो यहाँ मेरे को एक बात समझना पड़ेगा कि फेलोशिप में आते रहने से एक बात मेरे को समझ में आती है कि भाई मैं इस फेलोशिप के जरिए से अपने अहंकार को कम कर रहा हूँ और आप लोगों के मार्गदर्शन को मैं सुनने के लिए विवश हूँ। ये देखो कितनी अच्छी बात है कि मेरे को
अहंकार को कम करने के लिए बोला है। मेरे को ये स्वीकारना ही पड़ेगा ना कि हाँ ये अहंकार ही है कि जो मुझे सुनने नहीं देता। मैंने देखा हो, मैं जब था नया नया, साल 1.5 साल मुझे हुआ था, 2 साल, तो मेरे कान बंद हो गए थे सुनने के लिए। लोग बार बार बोलते थे यहाँ से ईश्वर बोलता है, मैं अपने कान खुले रखूं। तो मैं बोलता था काय का ईश्वर बोलता है, वही 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 शेयरिंग कर रहे, वही कदम, वही ट्रेडिशन, वही सब कुछ। अरे यार छोड़ो यार। तो मैं मीटिंग से थोड़ा मोनोटोनस हो गया, थोड़ा बाजू निकल गया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप मेरे को बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला उसके वाला। जो बर्बादियां, जो अधःपतन या जो रॉक बॉटम मैंने अल्कोहलिज्म में नहीं किया था, वो मैंने एए में आने के बाद मैंने किया। मैंने घर बेचा, मैंने पिंक क्लाउड में उड़ा, मैंने गुलाबी बादलों में जाकर फंसा, मैं ग्रैंडो सिटी में गया, मैं जुआ खेला, मैं सट्टा खेला, मैं लॉटरी खेला। ये सब मेरी कमजोरियां थी, ये सब मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी। ये मेरा अहंकार मुझे ये बात को स्वीकार करने नहीं दे रहा था। ये बात सीधी और साफ है। एक अहंकारी व्यक्ति को पूरा अंधकार दिखता है। वो अपने आप को राइट, करेक्ट समझता है और दूसरों को बेवकूफ समझता है। तो मैं वैसा ही कर रहा था। मेरा अहंकार अपने आप को राइट और एकदम बढ़िया समझ रहा था, दूसरों को बेवकूफ समझ रहा था। लेकिन फेलोशिप ने बाद में मेरी आंखें खोली। बाद में फेलोशिप ने आंखें खोली कि भाई ये सब तेरे दुखों का कारण है। तू जो कर रहा है, तू गलत कोशिशें कर रहा है, तू निगेटिविटी में जा रहा है ना। तो जब इस बात को मैंने स्वीकार किया कि हाँ ये मेरी निगेटिविटी है, तो सफलता धीरे धीरे आना शुरू हुई, है ना। सफलता पहले आ रही थी, लेकिन वो अधिक समय के लिए नहीं थी। अगर लॉन्ग टाइम के लिए मुझे सफल बनना है तो मुझे ये ईमानदार कोशिश करना पड़ेगा। ईमानदार कोशिश यही है कि अपने आप को खोजना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में जब मैं ये लेता हूँ स्पॉन्सर के साथ में, तो मैं कबूल तो कर लेता हूँ, हाँ मैं शराबी हूँ। हम लोग शुरू में ही बोलते हैं कि मैं शराबी हूँ, फलाना फलाना विजय मेरा नाम है। यहाँ तक मैंने कबूल कर लिया, लेकिन आगे के गुनाहों को भी कबूल करना, वो मेरे दुखों को हारता है, दुखों को वो बाजू में करता है, ठीक है नहीं। और ये जो चीजें हैं हम लोग जब करने की जब कोशिश करते हैं, तो निश्चित ही यार मेरा जो जीवन है एक नकारात्मक चीज से एक सकारात्मक दिशाओं में जाता है। पॉजिटिव निगेटिव वे से लेकर एक पॉजिटिव वे में वो आना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ बोला गया है कि हम लोग कितने भी बड़े बर्बाद हो जाए, हम कितना भी कुछ कर ले, पहले जब इस प्रोग्राम पर आ जाते हैं, जब इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से हम लोग समझना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक समझदारी आती है। एक हमारे जो वादे हैं वो पूरे होना हमारे जीवन में शुरू हो जाता है ना। ये हमारे परिवार के जीवन में भी एक सुख शांति रहती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। अभी हमारी जो समस्या, जिसको समस्या समझ रहे थे, अब इस स्टेप के माध्यम से हमारी डर यो त्यो जो समस्या है वो धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू होती है ना। अब मैं उस उलझन में या उसमें अब पड़ता नहीं कि भाई ये पैटर्न ठीक है ना, वो पैटर्न ठीक है। आप अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को जो बताएंगी तो वो मेरे को भी करना है, क्योंकि अब मैं उस पागलपन के चक्रव्यूह से अब मैं बाहर आ चुका हूँ। क्योंकि मैं उस पागलपन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। वो स्पॉन्सर ही है, वो ओल्ड टाइमर ही है जो मेरे से पहले आया हुआ जो शराबी था, जिसके सुझावों ने मुझे, जब मैंने माना, तो मैंने उन सुझावों को मानने के बाद मेरे जीवन में वो ठीक होना शुरू हुआ, है ना। नहीं तो वो जो पागलपन का जो चक्रव्यूह जो बिग बुक में बोला गया है कि पागलपन यानी जुनून, तो जुनून के दहलीज पर अगर मैं पहुंच चुका हूँ या मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरे जीवन में यार वो समस्याओं का अंबार लग सकता है ना। तो मेरे को ये बात समझना पड़ेगा इस चरण के माध्यम से, इस अपने
कदम के माध्यम से कि मुझे अपनी हार स्वीकार करने की हिम्मत मेरे अंदर आना जरूरी है ना। ये मेरी हार मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा मेरे हर एक गुनाहों के सामने, कि ये ओरली नहीं, ये मेरे को, मैं कितना भी बड़ा ये हूँ, तो ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ये वाकई में ये मेरी भयानक विनाश का कारण हो सकता है। अब मेरे को पीने के लत से मुक्ति पाना है, अच्छा जीवन जीना है, तो मेरे गुनाहों को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे को एक एक सभाओं में जाना पड़ेगा, एक एक मीटिंग्स करना पड़ेगा, है ना। अब मेरे को ये मेरा जो पुराना जो पास्ट था कि कितना दिवालिया हुआ कितना, अब उसको बाजू में रख दूं। अब सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जीवन में क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, उसको मैं सुनूं, तो उसके परिणाम मेरे को अच्छे आना शुरू होते। मैंने देखा हो, जब मैंने शुरुआत में तो गलत था मैं, जब मैंने सुनना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, तो मेरे को समझ में आया कि मैं बेईमान व्यक्ति हूँ, तो मेरे को बेईमानी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं डरा हुआ व्यक्ति हूँ, डर को मेरे को कबूल करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है, वो मेरे को स्पॉन्सर बताएगा। इस कदम के माध्यम से मेरे हर एक चीज, मेरे इमोशंस पर मेरा कंट्रोल आता है ना। मेरा हर एक चीज पर मेरा कंट्रोल मेरा आना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने जो जो अपने जीवन में तकलीफें मैंने भोगा हूँ, उससे मेरे को बाहर आने का एक अवसर मेरे को मिलता है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज अपने को करना ही पड़ेगा ना। अब मेरे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार आना, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब थे, तो उसमें सुधार आना शुरू होता है। मैं अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना शुरू करता हूँ, अपने डर को अब मेरे को ये बात पता लग जाती है। कल परसों हम सुनेंगे कि डर का क्या मतलब है, कि डर के ऊपर हम लोग क्यों इतना ये हो रहे थे। अब मेरे दुखों को मेरे को ज्यादा वाहवाही नहीं करना है, ज्यादा बापू बापू नहीं करना है। अब मेरे को हर एक चीज मैंने स्वीकार करना शुरू कर दिया हूँ, तो अब मेरे को मदद मिलना शुरू हो जाती है। वही मदद मेरी आध्यात्मिक मदद है। तो ये मेरे अनुभव थे सुधीर जी। थैंक यू, आप सभी लोगों ने मुझे शांतिपूर्वक सुना और मेरे को अनुभव रखने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद सुधीर जी।